हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु गणित में कुछ प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे यदि हम 25, 73 और 97 को भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखिए, जिसे मैथ थोड़ा कम आता है वो इसे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे यदि हम इन संख्याओं को भाग करें तो प्रत्येक दशा में समान वो शेष आए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कितना है? 24। तो आप 24 से इनको भाग करके देखिए, अगर समान शेष आ रहा है तो उत्तर वही हो जाएगा। अन्यथा अगली जो बची हुई 3 संख्या उनमें जो बड़ी है उसे देखेंगे। तो 24 से भाग करने पर 25 को अगर 24 से भाग करें तो एक शेष बचा। 73 को 24 से भाग करें तो फिर एक ही शेष आता है, 24 × 72। और 97 को भी 24 से भाग करें तो एक ही शेष आता है, 24 चौके 96। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन 24। तो ये तो हो गया ऑप्शन से देखना। अब अगर हम तरीके से करें तो हम क्या करें, इनका आपस में डिफरेंस निकालें। 73 घटा 25 याद कीजिए। पहले 73 में से 25 दिए हुए वो संख्या घटाइए तो कितना है? 48। अगला 97 में से 73 घटाइए तो कितना शेष आएगा? 24। और फिर 97 में से 25 घटाइए तो कितना शेष आया? 72। तो ये तरीका है सही करने का इसको। और अब जो ये हमें 3 संख्याएं प्राप्त हुई है, 48, 24 और 72, इनका HCF निकालें, महत्तम समापवर्तक। तो आप भाग विधि से HCF निकाल लीजिए। तो कितना आता है इनका HCF? 24। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न, 1 + 3 + 5 + 7 जमा इसी प्रकार चलते जाए तो 99 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा? यानी जो 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती है, उनका जोड़ हमने ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम है हम ये ज्ञात करें कि 1 से 99 तक की विषम संख्याएं कितनी बनेगी। तो आपको पता है विषम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है? 2 2 का अंतर है। 1 से 3, 2 का अंतर 3 से 5, फिर 2 का, और ये एक AP बनती है। तो हम क्या करें, जो लास्ट है उसमें से फर्स्ट घटा दे। यदि 99 में से फर्स्ट 1 घटा दे तो 98 आया, और हम यानी कुल मिला के 98 में आगे बढ़े हैं। और हर बार आगे बढ़ने पर कितना आगे बढ़ते? 2। तो 98 आगे बढ़ने के लिए कुल कितनी बार आगे बढ़े हम? 98 को 2 से भाग कर लीजिए, 49 बार हम आगे बढ़े हैं 1 से। तो कुल संख्या कितनी होगी? एक जो पहली संख्या वो प्लस में 49 अन्य जो 2 आगे बढ़े हम, कुल 50 संख्या होगी। तो अब हमें पता लग गया कि ये जो 1 + 3 + 5 यानी जो 100 तक है, जो 99 तक है, ये विषम संख्या है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 50 है। अब हम आगे क्या करें, एक तो इसका फार्मूला भी है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। तो 50 हमारा आया n, तो 50 का स्क्वायर मतलब 2500। ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि AP है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ ले और उसका आधा करें हम, तो ये कितना आ गया? 50। ये इन संख्याओं का औसत आ गया। और कुल संख्या हमने अभी ज्ञात की थी कि कुल संख्या कितनी थी? 49 + 1 50 थी, और उनका औसत भी 50 ही आया। तो कुल जोड़ कितना हो जाएगा? संख्याएं गुणा में उनका औसत, 50 गुणा में 50। तो ऑप्शन बी 2500 इसका सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु बढ़कर 10 वर्ष हो जाती है। 9 से बढ़कर 10 हो गई, यानी 1 साल की वृद्धि हुई है औसत आयु में। अध्यापक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अध्यापक ने जो नई औसत आयु आई है 10 वर्ष, वह रखी अपने लिए अपनी आयु में से, और प्रत्येक जो 30 विद्यार्थी थे उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ाने में मदद की है। तो 30 जगह 1 1 बढ़ाई, यानी 30 वर्ष में दी अपनी आयु में। तो कुल उसकी आयु कितनी होगी? 10 + 30 40 वर्ष। ये तो हो गया थोड़ा शॉर्टकट, यानी ऑप्शन ए उत्तर आया। लेकिन यदि हम इसे तरीके से भी करें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी? 30 × 9 270 वर्ष। अब अध्यापक को भी जोड़ लेंगे तो एक व्यक्ति बढ़ गया, 31 हो गया, और औसत हो गई कितनी? 10। तो अब इनकी कुल आयु अध्यापक सहित 30 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो गई? 310। तो ये जो बड़ी है, जो ये अध्यापक की आयु हमने जोड़ी है, तो वो कितनी आ गई? 40 वर्ष, यानी ऑप्शन ए।
यदि किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए, बेलन की त्रिज्या को भी 10 मान लीजिए आप, और ऊंचाई को भी 10 मान लेते हैं हम, जो मूल रूप से थी वो। अब बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पाई, इनको तो हम छोड़ देंगे, तो क्या है, एक तरफ हमारे पास आर स्क्वायर एच। तो अब जो मूल बेलन था उसका आयतन कितना होगा, आर स्क्वायर, यानी 10 गुना 10, आर का स्क्वायर हो गया इंटू एच, ये भी 10। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, ये 1000 आ गया आयतन। अभी सवाल में क्या कहा है कि त्रिज्या में 50% की कमी कर दी, तो 10 का 50% कितना होता है, 10 गुना में 50 बटे में 100, 5 की कमी हो गई, यानी 5 बचा, 10 में से 5 कम हो गया। तो अब इसका जो आयतन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और हाँ, ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी, तो ऊंचाई हमने 10 मानी थी, 10 के 60% कितना होगा, 6 बढ़ा दिया, यानी कुल कितनी होगी, 16। तो नई त्रिज्या हो गई 5 और नई ऊंचाई हो गई 16। तो नया आयतन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच रख दीजिए, यानी 5 गुना 5 गुना में एच कितना रखे, 16। इनकी गुणा कीजिए, कितना आएगा, 400। तो पहले आयतन हमारा 1000 था, अब 400 की कमी हो गई। तो कितने की कमी हुई, 1000 पे 600 की। तो कितना प्रतिशत हो गए, 600 बटे में 1000 पे हुई है। और तो 100 पे कितनी कमी होगी, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 60% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आया। पांचवा प्रश्न है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर देता है। परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो देखिए, हम मान लेते हैं परिवार पहले हर प्रति माह 10 किलो चीनी खरीदता था, और चीनी का भाव भी 10 रुपए किलो ही था, कि 10 रुपए किलो के भाव से 10 किलो चीनी खरीदता था। तो कुल कितनी रुपए की चीनी खरीदता था, 10 किलो चीनी 10 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए की आई उसके परिवार की जो खर्च है चीनी पर, वो कितना है, 100 रुपए। अब सवाल में कहा वृद्धि हो गई कीमत में 20%। अब 10 रुपए किलो मानी थी हमने, तो 10 रुपए में 20% की वृद्धि करेंगे तो 10 का 20%, 10 गुना 20 बटे 100, 2 रुपए है। तो कुल कितनी होगी, नई कीमत 12 रुपए प्रति किलो हो गई। और खपत इसने 20% कम कर दी, यानी पहले जो 10 किलोग्राम चीनी खरीदता था उसकी जगह 20% कम, यानी 10 का 20% 2 कम कर दिया, यानी 8 किलो ही खरीदे अब 12 के हिसाब से। तो 12 आठे 96 रुपए की खरीदी है, पहले 100 रुपए खरीदता था। तो कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा, 4 रुपए की बचत हुई है, यानी कमी हुई है खर्च में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आया, 4% की कमी खर्च में हुई। अगला सवाल देखिए, सरोज एक स्कूटी को 16,224 का नकद भुगतान करके तथा शेष राशि को इतने ही रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस लौटा दी। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो स्कूटी का नगद मूल्य क्या हुआ। तो देखिए, 16,224 तो नगद दे दिए शुरू में ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाउन पेमेंट, वो कर दिया। और बाकी इतने ही रुपए की, यानी 16,224 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया, और चक्रवृद्धि ब्याज लगा 4%। तो देखो, पहली जो किस्त है उसका जो मूलधन हो जाएगा कितना, इसमें 4% ब्याज जुड़ा है, मतलब ये 104% है। तो 100% कितना हो जाएगा, गुना में 100। अब आप इसे काट लीजिए, तो काटने पर कितना आ जाएगा, 15,600 रुपये। काटेंगे तब आप काट लीजिए छोटे से शुरू करके, ठीक है। तो 15,600 रुपये की ये पहली किस्त का मूलधन आ गया। ऐसे ही जो दूसरी किस्त देंगे उसमें 2 बार ब्याज लगा होगा, तो एक बार तो 15,600 हो चुका है, अब इसका एक फिर दोबारा कीजिए अब, कि ये 104% है, 2 किस्तें इसलिए कर रहे हैं हम दूसरी बार। तो 100% कितना हो जाएगा, गुना में 100, इसे फिर काटिए आप, तो काटोगे तो अब कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। तो उसने कुल कितने रुपए लौटाई है हमने बताना है। तो 16,200 नहीं, कुश्ती नहीं, हमने बताना है स्कूटी का नकद मूल्य क्या है। तो 16,224 तो शुरुआत में भुगतान किया था, और 15,600 ये पहली किस्त का मूलधन बनता है, और दूसरी किस्त का मूलधन कितना बना, 15,000। इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, वो अगर हम नकद देते शुरुआत में ही तो इतने रुपए देना पड़ता हमें, तो इनका जोड़ कितना आएगा, 46,824 रुपये, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हुआ, 46,824 रुपये। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपए थे, तो 15 साल बाद कितने हो गए, 3 गुना, मतलब 300। 15 साल बाद तो ब्याज कितना बना है, ये 200 रुपए।
अब आगे सवाल में कहा है कि वह कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपए है वो हमें कितने होने हैं, 500 रुपए होने हैं, 5 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ ब्याज कितना बनेगा, 400। पहले ब्याज कितना था, 200 रुपये, और अब ब्याज कितना है, 400 रुपये। तो पूरा दुगना हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, समय को भी दुगना कर लेंगे। तो 15 दूनी 30 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि 3 गुना हुई है तो हम 300, 3 गुना एक तरह से 300 हुआ, तो उसमें से 100 ब्याज के घटा देंगे तो कितने बचे, 100 मूलधन के घटा देंगे तो कितने बचे, 200। और ये हुए 15 में, तो ये आ गई दर उसकी। तो इस दर से 100 के 500 मतलब 400 ब्याज बना। तो 400 ब्याज कितने साल में बनेगा, तो 400 बटे में इस दर से कर ले हम, तो 200 बटे 15 है, तो इसे गुणा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/200। और अब काटोगे तो 2 पे, और 15 दूनी 30 वर्ष आ गया। तो आपको जो भी सुटेबल लगे उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए की राशि से 9 माह में 5,044 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, जबकि ब्याज प्रति तिमाही संकलित होता है। तो 9 महीने में कितनी तिमाही होगी, 3-3 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार। और 5,044 ब्याज का प्राप्त हुआ हमें 9 महीने में। तो एक तिमाही का लगभग अगर हम मोटा अंदाजा ले पहले, तो क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हम अंदाजे से ही करने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 1700 ब्याज बना एक तिमाही का। तो 3 तिमाही का लगभग 5100 के आसपास है। तो चौथी तिमाही अगर पूरा साल ले हम तो 1700 और ब्याज लगभग बने, तो लगभग 6700-6800 रुपये ब्याज का हमें प्राप्त होता। तो अब देखिए 32,000 का अगर हम 10% निकाले, ये एक साल का ब्याज बना 6800 रुपये, यदि अंदाजे से ले रहे हैं हम, एक्चुअल नहीं है ये। तो 32,000 का 6800 रुपये लगभग कितना प्रतिशत है, तो 10% कितना होता है, 3200। और 20% कितना हो जाएगा, 3200 दूनी 6400। और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज भी लगता है, तो इसलिए थोड़ा और ब्याज भी बनेगा। तो इसका ऑप्शन, और ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो 20% ही आने की पूरी उम्मीद है। अब आप चाहे तो इसे हम पूरा सोल्व करें यदि, तो मूलधन है 32,000 रुपये, और क्योंकि 20% वार्षिक दर है, तो एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4। तो दर भी चौथा हिस्सा हो जाएगी, यानी तिमाही दर कितनी हो जाएगी, 5%। अब हम इसे यदि हल करें तो 32,000 का 5% निकालें, तो 32,000 गुना 5/100, तो कितना आ गया, 1600। 3 तिमाही है इसलिए 3 बार लिख लीजिए। इसी तरीके से हमने करते चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल कि 3 बार का है, इसलिए जो एक साल का एक तिमाही का आया वो लिख लिया हमने 3 बार। अब इस पे 5% निकालेंगे तो 1600 को 5%, 80, 80 और 80। और अब 80 का 5%, तो 80 का 5% कितना है, 4। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, इनका जोड़ 5,044 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो ये 20% मानी है ये सही है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाए अंकित मूल्य को, कि उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 10% का लाभ। तो हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। अब उससे 10% लाभ हुआ है बेचने पर, तो इसका मतलब उसने 100 वाली चीज कितने में बेची, 110 में, तभी तो 10% लाभ होगा। अब जो 110 रुपये आए हैं वह कब आए हैं, जब उसने 20% की छूट दी अंकित मूल्य पर। यानी 110 रुपये है वो अंकित मूल्य के 20% कम है, तो मतलब अंकित मूल्य अगर 100 था तो उससे 20% कम हो गया, छूट दे दी हमने, तो 80% उसका। तो उसका 100% कितना होगा, इंटू 100। अब काट लीजिए 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 25, और इसे 4 से काटा तो 2, तो 11 गुना 25/2 यानी 275/2 आ गया, यानी 137.5। तो हमने 100 रुपये वाली चीज़ पर कितना लिखा है, 137.5 रुपये लिखा है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से कितना ज़्यादा है, 37.5। तो यही इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन डी। फिर समझ लीजिए कि हमने क्या माना, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब देखो उसे बेचने पर सवाल में कहा है 10% का लाभ हो, तो 100 रुपये की चीज़ को अगर हम 10 रुपये के लाभ पर बेचेंगे, 100 रुपये की वस्तु को, तो कितने में बेचे, 110 रुपये में। अब 110 रुपये जो आए हैं वो जो अंकित मूल्य लिखा हुआ था उस पर हमने 20% कमी की है, छूट दी है, तब आया है। तो 110 रुपये अंकित मूल्य का 80% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 110/80 गुना 100, 137 रुपये 50 पैसे आया। तो 100 रुपये से कितना अधिक बढ़ाकर लिखा हमने, 37 रुपये 50 पैसे, तो यानी 37.5% इसका सही उत्तर हुआ। तो यही थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।